नमस्कार, मैं अनुपम। हम पिछले वीडियो में हमने देखा था जो शब्दों का वर्गीकरण था, उसके तीसरा भाग हमने देख लिया था। ठीक है, पहला हमारा था स्रोत उत्पत्ति के आधार पर। तो स्रोत उत्पत्ति में क्या था, तत्सम, तद्भव, देशज और विदेशी शब्द थे। ठीक है, और दूसरा था रचना बनावट के आधार पर। तो रचना बनावट में हमारे रूढ़ शब्द थे, ठीक है, यौगिक थे और योग रूढ़ थे। ठीक है, तीसरा हमारा था प्रयोग के आधार पर। ठीक है, तो प्रयोग के आधार पर हमने पिछली बार विकारी और अविकारी देखा था। ठीक है, तो अब हमारा आता है चौथा, अर्थ के आधार पर शब्दों का वर्गीकरण। ठीक है, इसको आज हम समझ लेते हैं। तो अर्थ के आधार पर शब्दों को दो भागों में विभाजित किया गया है, एक सार्थक शब्द और एक निरर्थक। ठीक है, तो नाम से स्पष्ट है, सार्थक यानी कि स है ना, स का अर्थ होता है सहित, है ना। सा का क्या अर्थ होता है, सहित, यानी अर्थ सहित, बराबर। और दूसरा है निर यानी कि रहित, है ना, अर्थ रहित। ये निरर्थक यानी कोई अर्थ ना निकलता हो, सार्थक यानी कि जिसका कोई अर्थ निकलता हो, अर्थ सहित जो शब्द होते हैं उनके बारे में। ठीक है, तो सार्थक शब्दों को हमने कितने भागों में विभाजित किया है, एकार्थक, अनेकार्थक, समानार्थक, विपरीतार्थक। ठीक है, अब सार्थक शब्द किसे कहते हैं, जिन शब्दों का अर्थ निकलता हो, ठीक है, उसको कहेंगे हम सार्थक शब्द। जैसे कि यहाँ घड़ी है, पुस्तक है, बर्तन, कुर्सी वगैरह, है ना। अब इसके हमने क्या किए हैं, चार, यानी कि ये उपभेद कहलाए। ये चार उपभेद है, एकार्थक, अनेकार्थक, समानार्थक और विपरीतार्थक। ठीक है, तो एकार्थक क्या है वो देख लेते हैं। एकार्थक वो शब्द होते हैं जो केवल एक ही अर्थ देते हैं, है ना, यानी कि उसके अलग अलग अर्थ नहीं निकलते, सिर्फ एक ही अर्थ को वो प्रकट करते हैं, तो उसको कहते हैं हम एकार्थक शब्द। जैसे रोटी, नल, कुर्सी वगैरह। ठीक है, अब आप कहेंगे कि ऐसे भी शब्द होते हैं जो क्या बोलते हैं, एक ही अर्थ मतलब ज़्यादातर शब्द एक ही अर्थ प्रकट करते हैं, लेकिन नहीं। ठीक है, कुछ शब्द ऐसे होते हैं जो जिनके अर्थ अलग अलग निकलते हैं। शब्द एक होता है लेकिन अर्थ हमारे अलग अलग निकलते हैं। ठीक है, तो दूसरा है अपना अनेकार्थक। ठीक है, अनेकार्थक यानी कि अनेक अर्थ जो देते हैं, ग्रहण करते हैं, जिसके हम अनेक अर्थ ग्रहण करते हैं, शब्द एक ही होता है। तो परिभाषा हमारी क्या है कि वे शब्द जो एक से अधिक अर्थ देते हैं, या वे शब्द जिनका हम एक से अधिक अर्थ ग्रहण करते हैं, वे क्या कहलाते हैं, वे शब्द अनेकार्थक शब्द कहलाते हैं। और एकार्थक ये यानी कि वे शब्द जिनका हम एक ही अर्थ ग्रहण करते हैं, उसको कहते हैं हम एकार्थक। ठीक है, तो अनेकार्थक में क्या है, या मैंने एक दो उदाहरण आपको दिए हैं कि भाई पत्र, तो पत्र का अर्थ पत्ता भी निकलता है, चिट्ठी भी निकलती है। ठीक है, यहाँ मैंने लिखा है कल, यानी जो बीत गया वह कल, आएगा वह कल, और चैन शांति के लिए भी। ठीक है, और मशीन के पुर्जे के लिए कहते हैं ना, कल पुर्जे। ठीक है, अब हम एक दो और देख लेते हैं किसको मतलब क्या अलग अर्थ निकलता है। तो आपने सुना होगा एक कि कनक, बराबर। कनक का अर्थ क्या होता है, कनक कनकते सौगुनी मादकता अधिकाय, है ना, ई काय बोराय, उई काय बोराय। ठीक है, ये लेकिन यहाँ पर कनक के क्या है, दो अर्थ निकल रहे हैं, बराबर। तो कनक का इसमें जो मैंने अभी बोला उसमें है ना दो अर्थ, सोना निकल रहा है, एक ई खाए बोराय और दूसरा सोना, अरे दूसरा धतूरा, बराबर। दूसरा निकल रहा है अपना, बार बार टूट रही है भाई, एक है सोना और दूसरा अपना धतूरा। ठीक है ना, यानी कनक कनकती सौगनी, उसमें धतूरे खाने से भी आदमी को क्या होता है, उसका असर होता है। ठीक है, दूसरा है, इसका एक और अर्थ निकलता है गेहूँ। ठीक है, जो राजस्थानी लैंग्वेज में उसको बोलते हैं, बराबर। चलो दूसरा सोचते हैं, घन, आपने सुना होगा। ठीक है, घन, तो घन हम किसको कहते हैं, एक तो बादल है। ठीक है, बादल, घन का अर्थ बादल भी होता है, दूसरा अपना हथौड़ा भी होता है। ठीक है, और आकृति को भी कहते हैं घनाकृति, आप पढ़ते होंगे, है ना।
आकृति, बराबर, ठीक है। तो आपको समझ में आया। ऐसे अनेक ऐसे शब्द हैं जो जिनके अर्थ अलग अलग निकलते हैं, शब्द एक ही है, ठीक है। दूसरा एक आध और ले लेंगे, कर ले लेते हैं, कर, ठीक है। कर, तो कर का अर्थ आपको हाथ तो पता ही है, ठीक है। एक टैक्स यानी जो हम लगान, हिंदी में उसको क्या बोलते हैं, लगान बोलते हैं, है ना। हिंदी में बोलते हैं उसको लगान, ओके। और सूंड को भी कहते हैं, आपने नहीं सुना होगा शायद, है ना। सूंड, ठीक है, सूंड को भी क्या कहते हैं। और अरे कर को, कर का अर्थ एक सूंड भी होता है, बराबर। तो यहाँ आपको समझ में आया कि भाई कुछ ऐसे शब्द होते हैं जो शब्द एक होता है लेकिन अर्थ अलग अलग अर्थ प्रकट करते हैं, तो उसको कहते हैं हम अनेकार्थक, ठीक है। अब हमारा आता है समानार्थक, बराबर। तो समानार्थक में क्या है, समान अर्थ देने वाले, है ना। यानी कि एक शब्द हो लेकिन जो दूसरे शब्द है वो भी उसका अर्थ भी एक ही निकल रहा हो, ठीक है। तो उसको कहेंगे हम समानार्थक, जिसको हम ज़्यादातर हम पर्यायवाची शब्दों के रूप में जानते हैं, ठीक है। समानार्थक से ज़्यादा हम पर्यायवाची शब्द, जो हमको पता है कि भाई पर्यायवाची शब्द लिखिए तो हमको समझ में आ जाता है कि हाँ भाई पर्यायवाची शब्द कौन सी है, तो उन्हीं को हम समानार्थक शब्द भी कहते हैं, ठीक है। जैसे जल, तो जल तो आपको पता है कि भाई पानी है ना, नीर, अम्बु, पय वगैरह। माँ का अम्बा, माता, जननी। और दूसरा हम यदि लें तो हम आकाश का ले लेते हैं, है ना। आकाश का क्या होगा, व्योम, है ना, नभ, गगन, है ना, अंबर, बराबर। दूसरा यदि हम लें सूर्य का, ठीक है, तो सूर्य और भानु, भास्कर, दिवाकर, दिनकर आदि, है ना। यानी कि इसी तरह से इसको कहेंगे हम पर्यायवाची शब्द, है ना। क्या कहेंगे, पर्यायवाची या फिर समानार्थक शब्द। अब दूसरा आता है हमारा विपरीतार्थक, जिसको हम क्या कहते हैं, हम कहते हैं उसको अपना विलोम शब्द, ठीक है। विपरीतार्थक शब्दों को हम क्या बोलते हैं, विलोम शब्द भी बोलते हैं, ठीक है। तो ये हमारे विलोम शब्द आ गए। तो विपरीत अर्थ प्रकट करने वाले वो क्या कहलाते हैं, विलोम शब्द कहलाते हैं। तो ऐसा कभी कभी तो हमारा क्या है कि उचित, है ना, और हमने उपसर्ग लगा दिया अनु, तो अनुचित हो गया, बराबर। धीरे का अपोजिट तेज, वीर का कायर, अंधकार प्रकाश, वरदान अभिशाप। लेकिन कुछ शब्द जो है वो हमारा क्या है कि उपसर्ग लगाने से हमारे शब्द विपरीत हो जाते हैं, ठीक है। तो उपसर्ग आपको पता होगा कि शब्द के आगे लगाए जाते हैं वे शब्दांश जो कि अपना स्वतंत्र अर्थ भी प्रकट करते हैं और शब्द के आगे लगाने पर क्या करते हैं, उसके अर्थ में परिवर्तन ला देते हैं। जैसे मैंने बोला गुण, है ना, मेरा शब्द है गुण, अब मैंने इसमें दुर उपसर्ग लगा दिया तो क्या बन गया, दुर्गुण, बराबर, ठीक है। अब लगा दिया, है ना, गुण में, तो क्या बन गया, अवगुण। ये तो अव्यय हो गए, अरे उपसर्ग हो गए, बराबर, ठीक है। बहुत सारे ऐसे शब्द हैं जो जैसे प्रभाव, है ना, उसका अपोजिट होगा, दुष् लगा दिया मैंने तो दुष्प्रभाव हो गया, है ना। तो ये हमारे हो गए, क्या हो गए, अपने विलोम शब्द। दूसरा आता है हमारा निरर्थक शब्द, ठीक है। यानी कि निरर्थक यानी यानी कि रहित, यानी कि अर्थ से रहित, यानी जिसका कोई अर्थ ना निकलता उसको कहेंगे हम निरर्थक शब्द। अब आप कहेंगे कि भाई निरर्थक है तो इसको हिंदी में क्यों शामिल किया गया है, लेकिन इसको हिंदी में इसलिए शामिल किया गया है क्योंकि इसका हम प्रयोग करते हैं। अब आप कहेंगे टमर, बोटमा, ना, ये नाखा, खतव, ये तो हम नहीं बोलते हैं, लेकिन ये हम नहीं बोलते हैं, ये निरर्थक है ना, बोलने से पता चल रहा है। लेकिन कुछ शब्दों का प्रयोग हम अपने जीवन में करते हैं, बोलचाल की भाषा में करते हैं, ठीक है। जैसे हम बोलते हैं
कि भाई लाओ भाई खाना वाना तैयार हो गया क्या, ठीक है। तो क्या बोलते हैं, खाना और वाना। तो वाना क्या है, निरर्थक है, ठीक है। दूसरा बोलेंगे चाय वाय लाइए भाई, चाय और वाय, तो वाय क्या है, ये निरर्थक है लेकिन हम बोलते हैं, ठीक है। अब आप कहेंगे कि भाई हम तो नहीं बोलते वाय, या फिर खाना वाना हम नहीं बोलते, हम बोलते हैं कि खाना लाइए, चाय लाइए, तो ठीक है ये नहीं बोलते, बराबर। और बाकी का हम बोलते हैं वो देख लेते हैं कि भाई चलो आमने सामने बैठ जाओ, तो आमने और सामने, तो आमने का कोई अर्थ नहीं है, ठीक है। तो इस तरह से हमें पता नहीं है कि हम करते हैं निरर्थक शब्दों का प्रयोग, लेकिन इस तरह से हम निरर्थक शब्दों का प्रयोग करते हैं। उसी तरह से यदि हम रेल विभाग में जाते हैं तो वह इंक्वायरी लिखा रहता है, ठीक है। इंक्वायरी के बाहर लिखा रहता है पूछताछ विभाग, है ना, यानी आपको पूछताछ करनी है, बराबर। तो इंक्वायरी का अर्थ क्या होता है, पूछना। इंक्वायरी का अर्थ क्या होता है, पूछना। तो ताज क्या है, ताज क्या है, ये निरर्थक शब्द ही है, लेकिन ये सार्थक शब्द के साथ में प्रयोग किया जा रहा है, इसलिए हमको पता ही नहीं है कि भाई ताज का कोई अर्थ नहीं है, बराबर। यानी कि निरर्थक शब्दों का भी प्रयोग हम करते हैं, लेकिन हमेशा ये निरर्थक शब्दों का प्रयोग स्वतंत्र रूप से ना होकर हम क्या करते हैं, एक सार्थक शब्द के साथ ही करते हैं, है ना। जैसे सार्थक शब्द है खाना, तो वाना आ गया, चाय है तो वाय आ गई, आमने तो सामने आ गया। इस तरह से हम इसका प्रयोग करते हैं। तो आज हमने क्या सीख लिया, तो इस तरह से हमारा जो शब्दों का वर्गीकरण था वो आज हमारा पूरा हो जाता है। और वापस से मैं एक बार रिपीट कर देती हूँ कि शब्दों के वर्गीकरण में हमने क्या क्या लिया था। पहला हमारा था शब्दों का वर्गीकरण स्रोत उत्पत्ति के आधार पर, यानी कि उसका इतिहास क्या है, ये वो कहाँ से आ रहे हैं वो शब्द, है ना। तो हमारा तत्सम था जो संस्कृत से आ रहे हैं, तद्भव यानी रूप बदल गया है, देशज यानी कि जो देश में ही है ना प्रांतीय भाषा के शब्द, और विदेशी तो अपना अरबी फारसी वगैरह के ये सारे शब्द इंग्लिश के, ठीक है। तो ये हो गया हमारा पहला हमारा क्या हो गया, स्रोत उत्पत्ति यानी उसके इतिहास के आधार पर। दूसरा हमारा था रचना बनावट के आधार पर, तो रचना बनावट उसकी कैसी है, योग। पहला हमारा था रूढ़ शब्द, है ना। रूढ़ शब्द यानी कि उसको यदि अलग करें तो उसका कोई अर्थ ना निकले, और यौगिक यानी दो शब्दों के मेल से बने हैं और अलग अलग करने पर भी अर्थ निकले। फिर तीसरा हमारा था योग रूढ़। इस तरह से वो दो हमने तीन उसके उपविभाग किए थे। फिर हमारा था प्रयोग के आधार पर, तो प्रयोग के आधार पर मैंने आपको बोला था क्या था हमारा, कि एक विकारी शब्द और दूसरे हमारे क्या थे, अविकारी। तो विकारी में हमारे क्या क्या आ रहे थे, संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण और क्रिया आ रहे थे, है ना। विकारी मैंने आपको क्या बताया था कि विकारी यानी कि परिवर्तित हो, है ना, लिंग वचन काल के आधार पर यदि परिवर्तित होते हैं तो विकारी हो गए। अब अविकारी क्या हो गया, अविकार यानी कि विकार उत्पन्न होना, यानी कि कोई अड़चन यदि आती है तो वो बदल जाना, बराबर। तो अविकारी कौन से होते हैं, जिसमें हम रूप लिंग वचन काल यदि आता है उसके आधार पर वो परिवर्तित हो जाते हैं, तो वो कहलाते हैं हमारे अविकारी। तो अविकारी में हमारा आएगा क्रिया विशेषण, समुच्चय बोधक, ठीक है, संबंध बोधक और विस्मयादि बोधक, है ना, वो कहलाएंगे हमारे अविकारी शब्द। यानी उसको हम अव्यय भी कहते हैं, बराबर, अव्यय कहते हैं, अव्यय के भी यही विभाग है, बराबर। तो हमने आज हमारा शब्दों का जो वर्गीकरण है वो पूरा हो गया, और आगे की वीडियो में देखते हैं कि हमें क्या पढ़ना पहले ज़रूरी है, ठीक है। यदि आपको मेरी जानकारी पसंद आई हो तो लाइक शेयर ज़रूर करिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए। ओके, धन्यवाद।